देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किए थे। प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में डिस्कस किए थे कि ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं। इसके बारे में जानकारी मिला था कि जब अर्थ किसी भी चीज को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसके बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। जब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये रिसर्च निकाला कि यूनिवर्स का जितना भी बॉडी है, चाहे वो यूनिवर्स के अंदर हो चाहे ये अर्थ के सरफेस पे हो, सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है। उस फोर्स का नाम उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स रखा। यानी सिर्फ अर्थ एक प्लैनेट और एक दूसरा प्लैनेट के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा था। यानी चाहे यूनिवर्स के अंदर जितना भी प्लैनेट है वो दोनों प्लैनेट में वो सब प्लैनेट एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। अर्थ पर जितना भी बॉडी है, चाहे हम हो और ये हमारे सामने जो दूसरा बॉडी है, उस दोनों के बीच में फोर्स लगता है। मगर ये फोर्स दिखता इसलिए नहीं है कि ये दोनों बॉडी बहुत छोटा है, और दूसरा कि अर्थ किसी दूसरे बॉडी को अपनी ओर खींचती है तो वो दिखता है इसलिए कि अर्थ बहुत बड़ा है। और इसके हिसाब से अगर हम कोई चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर जाता है, उसके नाम में वो पॉजिटिव लाइट होता है, इसीलिए उसका फोर्स दिखता है। अगर उतना बड़ा बॉडी अगर होता है हमारा तो क्या होता है, हम जो फोर्स लगाते तो सामने वाले चीजों पर वो फोर्स दिखता है। तो ये क्या हम बताएंगे। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था जिसके बारे में कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था। उन्होंने फर्स्ट लॉ में ये कहा था कि अगर दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के प्रोडक्ट के, दोनों के मास के प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये इसको इक्वेशन 1 मान लिए। दूसरा लॉ उन्होंने ये बताया कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। यानी क्या बोले कि दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/d² के इक्वल होता है। इसका मतलब F जो है दोनों बॉडी के मास के प्रोपोर्शन पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के पर भी डिपेंड करता है। तो इससे हम एक इक्वेशन निकाले थे, F प्रोपोर्शनल टू m1/m2/r²। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डालते हैं जिसका नाम है g। तो F इक्वल टू g m1 * m2/r²। आज हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी बॉडी है उसके लिए भी ये मतलब लॉ लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। और दूसरा इस अर्थ पर जितना बॉडी है वो दोनों बॉडी पर भी ये लॉ क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 आता कैसे है। G equal to 6.67 या 6.6 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन, ऐसा लिख सकते हैं बाइनरी करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी आज हम डिस्कस करेंगे जी का वैल्यू कितना है। जी की यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू 6.6 into 10⁻11 कैसे आया, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सपोज कर लीजिए कि और इसके बॉडी है।
अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी है, ये बॉडी का मास है 1 केजी, कितना केजी? 1 केजी। और ये इसका सेंटर है और इसके ये इसके सरफेस से कितना है आपके बीच का डिस्टेंस ये आपको मालूम होगा 64 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर होता है। कितना होता है? हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर होता है। और हमारे अर्थ का मास कितना है? अगर इसके हिसाब से और इसके डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे अर्थ का जो मास है वो कंसीडर मास है 6 into 10 to the power 24 kg। हमारे अर्थ का जो मास है ये पूरा जितना बड़ा अर्थ है उसका जो मास है कितना है? 6 into 10 to the power 24 kg। 24 बहुत ज्यादा पावर चला गया ना, उसको हम काउंट नहीं कर सकते जनरली हम काउंटिंग नंबर के टाइम, इसीलिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 6 into 10 to the power 24 kg होता है हमारे अर्थ का टाइम क्या मास। और इसका रेडियस कितना होता है? 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर, यानी अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस का बीच का डिस्टेंस कितना है? 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सर इसको एक बार और समझाएगा। मान लेते हैं ए बॉडी is present on the surface of the earth, on the surface of the earth, whose mass is 1 kg। क्या करेंगे? सपोज करें कि एक बॉडी है is present on the surface of the earth, अर्थ के सरफेस पे है जिसका मास है 1 kg। तो हम दोनों के बीच लगने वाला डिस्टेंस हम बोले थे चाहे वो अर्थ के सरफेस पे कोई चीज हो या यूनिवर्स में कोई चीज हो, सभी बॉडी एक दूसरे बॉडी पर क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। हमारा अर्थ इस बॉडी पर फोर्स लगा रहा होगा, हमारा अर्थ क्या लगा रहा होगा? इस बॉडी पे फोर्स लगा होगा और ये दोनों पर फोर्स कितना लगा है तो नहीं मालूम है, आपको निकालना है। कंसीडर कर लेते हैं एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई किसी ने मापा नहीं है, ठीक है? ये प्लॉट किया गया है तो ये वैल्यू है। आप जब भी हम अर्थ का मास यूज करेंगे, अर्थ का रेडियस यूज करेंगे, हमें ये वैल्यू नहीं है जो हम अपने मन से चुनी है। ये आपके बुक में लिखा होगा कि अर्थ का रेडियस होता है 6.4 किलोमीटर होता है। मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, इसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा क्या और इसके रेडियस के हिसाब से किया मास ऑफ अर्थ क्या होता है? I equal to 6 into 10 to the power 24 kg। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, इसीलिए इसको मेजर नहीं किया है। अप्रॉक्स वैल्यू आती है आपको ये बुक पे दिया हुआ है कि मास ऑफ द अर्थ होता है 6 into 10 to the power 24 kg और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर। और मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है बाबू? इस बॉडी का मास कितना है? अर्थ के सरफेस पे है वो 1 kg का है। Mass of the body mb equal to कितना दिया हुआ? मास ऑफ द बॉडी इक्वल टू 1 kg। तो लिखा अभी बात बताइए, हम जानते हैं सब अर्थ को है बॉडी पर फोर्स लगा रहा होगा। कौन फोर्स लगा रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या जानते हैं? F equal to G m b into m e by रेडियस आई है, यानी डिस्टेंस है ना जी। ये बॉडी
ये डिस्टेंस कितना होगा इस बॉडी का इतना डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम इसमें जाके एक बात बताओ, एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स बॉडी पर फोर्स लगा रहा है यार, बॉडी पर फोर्स लगा रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और फोर्स का फार्मूला हम क्या जानते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ से mg जानते हैं, क्या जानते हैं mg। और हम जानते हैं क्या, हम तो जानते हैं mn, ये mg क्या होता है, क्या ये चीज बता देते हैं। अर्थ के सरफेस पे अगर किसी बॉडी में किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जो चेंजिंग होता है उसके रेट को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये अर्थ जो है क्या करता है, किसी बॉडी को नीचे की ओर खींच रहा है ना, तो नीचे की ओर खींच रहा है, इसके जो वेलोसिटी में चेंजिंग जो होगा और उसका रेट जो होगा वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ये अर्थ का एक्सेलरेशन हो गया और वो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन हो गया, इसलिए अर्थ जो है को खींचता है जिस एक्सेलरेशन से, उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको जी से डिनोट किया जाता है। मतलब ये क्या है, किसी बॉडी पर हम नहीं लग रहा है, किस बॉडी पर लग रहा है, किस बॉडी पर लग रहा है, mv इक्वल टू g mv into me by res स्क्वायर। बताओ अब यहाँ का क्या बचेगा, g ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो g re का स्क्वायर इक्वल टू me, ये होगा g me होगा, g बचा हुआ है, g इक्वल टू कितना होगा, g इक्वल टू होगा, g इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल b इनटू re का स्क्वायर बाय me, ये निकला ये इसके बारे में आ गया। अब बताओ इसका g का वैल्यू हम जानते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम जानते हैं 9.8, स्मॉल b का वैल्यू कितना जानते हैं बाबू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू कितने 9.8 इनटू ये का वैल्यू कितना, अब ये एक शब्द आ गया10 की पावर से स्पेस पॉइंट दो बार लगाएगा 6.4 into 6.4 into 10 की पावर से बाय कितना होगा, ये नहीं मैं शब्द आ कितना है 6 into 10 की पावर 24, 6 into 10 की पावर 24। आइए इसको सॉल्व करते हैं, 9.8 into 6.4 into 6.4 into 10 to the power, ये बेस हो सकते हैं मल्टीप्लाई पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 10 to the power को लिखते हैं बाय 6 into 10 to the power 12 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम है 12 टाइम, यानी 10 to the पूरा कर दिया आपका पूरा कर दिया, यहां पर 10 to the power 12 यहां पे क्या है ये देखेगा। अब एक बात बताओ, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 64 64 और 9.8। एक बात बताओ इसका पॉइंट वैल्यू कितना होगा 1.0, फिर ये पॉइंट वैल्यू इस बार होगा, ये पॉइंट वैल्यू इस बार होगा, यानी 1000 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, दिखाई दे रहा है 98 64 करते हैं 64 64 नहीं 64 64 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 4 60 5 4 6 24 plus 1.5 6 4 24 2 6 6 26 36 38 6 5 8 4 9 8 plus 14 1 3 plus 1 14 49 64 64 को मल्टीप्लाई किया लो 64 64 को मल्टीप्लाई कितना आया 49 फिर उसको कितना मल्टीप्लाई करना है 98 से तो 98 मल्टीप्लाई 8 से जब 48 4 और फिर 8 से 8 माइनस 72 72 आपको 4 76 पूरा निकलेगा 8 टोटल 9 8 9 6 54 5 क्या 9 9 81 और 5 86 और 9 4 जा 9 36
कितना हो जाएगा बाबू 8 6 प्लस 1 10 0 बाई 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14 बाई 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 बाई बच गया 6 प्लस 1 प्लस 1 ये 1 प्लस 2 यानी 98 64 64 ये टाइप को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1,800,000 है 4,1,408 आया ये सब तो मैंने टाइप करना है 98 64 64 आए ये कितना हो जाएगा 6,000 होगा ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना हम क्या करते हैं कि बीच में यहाँ पर इसको हम फिर से एक बार कंक्लूड कर देते हैं सुन लीजिए उसके बाद इसको इंग्लिश करेंगे ताकि मुझे देखा है नहीं तो आपको क्या कहा था कि 6.6 और -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे जिसका मास 1 केजी और ये अर्थ को बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है तो हमको नहीं मालूम है बस दोनों से क्रिया कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है हम आज जानते हैं कि आप रेडियस ऑफ द अर्थ होगा ये अर्थ से खत्म करेंगे अर्थ के सरफेस पे है इसलिए जितना ये दोनों फ्रीक्वेंसी अर्थ के रेडियस के बराबर होगा अर्थ का रेडियस 36.4 किलोमीटर और अर्थ का रेडियस के हिसाब से उसका मास निकाला गया है आपके रेडियस के हिसाब से तो मास ऑफ द अर्थ है 6.4 केजी और इस बॉडी का मास कितना है 1 केजी और दोनों बॉडी के बीच में एक्सेलरेशन चल रहा है तो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड तो हम क्या किए हम जानते हैं कि दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g कैपिटल बाय r स्क्वायर इससे हम g का वैल्यू निकाल लिए g पर निकाले g r स्क्वायर बाय g की जगह पे g का वैल्यू डाल दिए रेडियस ऑफ द r कितना 6.4 तो 6.4 इसको दबा लेंगे और फिर और दबा लेंगे बाय के भी 1 कितना जाएगा 6 आउटपुट ये डाल दिए 9.8 रखने का और फिर उसी बात ये दोनों वर्ड को करके कितना हो गया 80 आउटपुट से 1.4 बना ठीक है फिर इस सब तीनों को इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 4,1,408 और 6 को 1,000 मल्टीप्लाई करके 6,000 है ना फिर एक और दे दिए ये कहां आ गया इसमें जीरो का जाकर ठीक है अब हम इसको लेट करते हैं आगे कितना है प्रश्न कर रहे हो ठीक है मैंने आपके लिए पूरे के लिए इतना निकाला 4,1,408 by 60,000 into 10 की पावर 11 इसको मैंने लिख सकते हैं आपको देखिए यहां 4,1,408 by 60,000 into ये 10 की पावर 11 के ऊपर जाकर क्या होगा 10 की पावर -11 हो जाएगा तो क्या अब इसको जोड़ते हैं 60,000 से 4,1,408 एक को डिवाइड करते हैं कितना आता 60,000 से 60,000 है इससे डिवाइड करना है किसको 4,1,408 इसको डिवाइड करना है करते हैं 6 6 जाए 36 6 6 जाए 36 उसमें क्या मिल जाएगा बढ़िया अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से 0 जाएगा 0 से 0 0 4 से 0 जाएगा 4 1 से 0 जाएगा 1 और 10 से 6 जाएगा 4 ये कैंसिल हो गया पॉइंट क्या लेंगे यहां पे 0 पर जाएगा कितना हो गया 0 हो गया 1 4 times 14,080 फिर ये 6 से निकलेगा तो लगेगा 6 लगेगा
और उसको चार्ट बनाना। 0 8 में से 0 माइनस करके 0 4 में से 0 माइनस 4 11 में से 6 जाएगा तो 5 निकल जाएगा। 5 से 0 जाएगा निकालेंगे नंबर कितना है इसको डिवाइड करना है नहीं 6004 जाएगा 6.6 नहीं इसको कम करने में कितना आया 6.6 7 में आगे माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। कितना को डिवाइड करने पर इतना आएगा तो ये इसको यहाँ से ये होता है तब उसको हटा दो तो ये ऐड कर दो 96.6 आइए तो ये वाला तो बॉडी आज के बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमको नहीं मालूम है और उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे होता है ये आज हम लोगों ने रिसर्च किया। ये ऑब्टेन किया हुआ वैल्यू है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में न्यूटन के थर्ड लॉ और न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में क्या रिलेशन है। न्यूटन का थर्ड लॉ और न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ में क्या रिलेशन है। एक चीज हम बता दें न्यूटन का थर्ड लॉ हम आपको बताए थे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हम किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है। यानी अगर हम जिस फोर्स से किसी बॉल को फेंकते हैं दीवार को बॉल को उतना ही फोर्स से वापस रिवर्स करती है कि नहीं करती है। उसी तरह हम बता रहे हैं रॉकेट जो आसमान में उड़ता है तो रॉकेट का जो गर्म गैस होता है जो पीछे से निकलता है वो हमारे एयर के मॉलिक्यूल पर जितना प्रेशर डालता है एयर का मॉलिक्यूल भी उस रॉकेट पर उतना ही प्रेशर डालता है जिसकी वजह से रॉकेट आगे की ओर पुश करता है। ये चीज ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। अब ये ग्रेविटेशनल लॉ में क्या देखिए कि आज क्या कहता है न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ये कहता है कि दुनिया का कोई भी बॉडी चाहे वो यूनिवर्सल बॉडी हो या हेवनली बॉडी हो या क्या हो अर्थ पर कोई बॉडी हो वो सभी बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है और दोनों फोर्स क्या होता है एक दूसरे के लगभग बराबर होता है। ठीक है तो यानी एक बॉडी लगा रहा है इसका मतलब ग्रेविटेशनल लॉ जो दिया उन्होंने थर्ड लॉ को सेटिस्फाइड किया थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाइड किया। नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। न्यूटन साहब ने एक गलती क्या कर दी उन्होंने कहा कि ये अर्थ हमारे ये सन जो है हमारे सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है सन और इसके चारों ओर जितना भी प्लैनेट है चाहे हमारा अर्थ हो चाहे जुपिटर हो सैटर्न हो जो भी वो उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है। अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती बाबू तो सालों भर हमेशा एक सा मौसम होता है क्योंकि सूरज से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता और सूरज से डिस्टेंस हमेशा बराबर होने की वजह से गर्मी सालों भर एक जैसा होता। जबकि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता है सीजन चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि केपलर साहब ने इस थ्योरी को फेल कर करके आगे उन्होंने एक थ्योरी दिया कि यूनिवर्स के अंदर जितना भी हेवनली बॉडी है वो सूरज के चारों ओर किसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं न कि सर्कुलर ऑर्बिट में। तो हम कल नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ के बारे में कि केपलर साहब ने क्या लॉ दिया। न्यूटन साहब का लॉ समझ गए इसको आज भी माना जाता है। उन्होंने एक गलत बात बोल दिया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है जिसको केपलर साहब ने बताया। तो केपलर के 3 लॉ उन्होंने दिए केपलर फर्स्ट लॉ केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे कि केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है और केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है। तो आज हम लोगों ने जो सीखा है यहाँ तक आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप नेक्स्ट क्लास में आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि हम जी का कैसे निकालें इसमें किसी को कोई दिक्कत। हेलो नो सर तो आज ये चैप्टर है इसीलिए पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे निकाला जाए। ठीक है
नेक्स्ट डे हम लोग जानेंगे केपलर के लॉ के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय।